हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 35। मंगल फूफा से लड़ते झगड़ते गोलू पिंकी के लिए इंजेक्शन ले आया। उसने इंजेक्शन नर्स को दिया और वेटिंग एरिया में पड़े बेंच पर आ बैठा। गोलू शांत था और उसके दिमाग में बस पिंकी चल रही थी। बीते कुछ दिनों से गोलू ने पिंकी को बहुत कम वक्त दिया था और अभी पिंकी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। गोलू को शांत देखकर मंगल फूफा उसके और अपने लिए 2 कप चाय ले आए। उन्होंने एक कप गोलू की तरफ बढ़ाकर कहा, लो गोलू, चाय पी लो, ज्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगी बहू, लो कप पकड़ो। गोलू ने मंगल फूफा को परवाह करते देखकर उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया और उसने चाय का कप लेकर कहा, तुम हो इतने बुरे भी नहीं हो मंगल फूफा। अरे का गोलू, तुम भी लो चाय पियो, मंगल फूफा ने कहा और खुद भी अपनी चाय पीने लगे। गोलू चाय पीकर उठा और कप डस्टबिन में डालने साइड में आया। तभी सामने से गुड्डू भागकर गोलू के पास आया और उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा, साले, अस्पताल माहौजे बताया, लेकिन कौन से अस्पताल माहौजे काहे नहीं बताया? पता है शहर के 4 अस्पतालों में धक्के खाकर आए हैं, तब जाकर तुम यहाँ मिले हो। गुड्डू को हाफते देखकर गोलू समझ गया कि गुड्डू सच कह रहा है, लेकिन अगले ही पल चिढ़कर कहा, कहां से बताते? हमारी पूरी बात सुनने से पहले ही आपने हमारा फोन काट दो। बैटरी खत्म हो गई थी हमारे फोन की, और तुम साले इतना लंबा चौड़ा बतियाए, सीधा बोलते कि गुड्डू भैया जी अस्पताल में है, तुरंत आओ, तो का नहीं आते हम? गुड्डू ने गुस्से से कहा। गोलू ने सुना तो कुछ देर खामोश रहा और फिर धीरे से कहा, सॉरी। का करे तुम्हारे सॉरी का? बत्ती बनाए ले या धागे माँ पिरो के गले में पहन ले? गुड्डू अब भी गुस्से में था। ये देखकर गोलू ने शांत रहना ही ठीक समझा, लेकिन गुड्डू को भी शांत करना जरूरी था, इसलिए कहा, वो एकदम से पिंकिया बेहोश हो गई ना तो हम घबरा गए थे। पिताजी थे नहीं, अम्मा ने रोना पीटना चालू कर दिया तो वो का साथ नहीं लाए। हम और मंगल फूफा पिंकिया को लेकर यहाँ आए थे। गुड्डू ने सुना तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, जी तुम्हारी अम्मा की आंख की टंकी का हमेशा चालू ही रहती है। खैर छोड़ो, जैसा भी बताओ, पिंकिया कैसी है? कोनो घबराने वाली बात तो नहीं है ना? गोलू कुछ कहता इससे पहले नर्स आई और कहा, उनको होश आ गया है, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं, अभी डॉक्टर राउंड पर है, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। गुड्डू गोलू ने सुना तो उनकी जान में जान आई और कुछ दूर खड़े मंगल फूफा ने भी हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और गुड्डू गोलू की तरफ चला आया। नर्स मैडम, वैसे वो का हुआ का था, अचानक बेहोश काहे हो गई? गोलू ने पूछा। कमजोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था, उनके खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखिए, नर्स ने कहा और वहां से चली गई। सुना तुमने? तुम ना गोलू पिंकी का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो। दिन भर तुम्हारा दिमाग उल्टे सीधे कामों में लगता है, पिंकी को वक्त देते हो भी या नहीं? गुड्डू ने गोलू को फिर फटकार लगाई। अरे कहाँ गुड्डू भैया, दिन भर तो आपके साथ रहते हैं, पिंकी को वक्त कहाँ से दे पाएंगे? गोलू ने मायूसी से कहा। ये जो चंदौली वाला ऑर्डर लिए हो, 2 दिन में जो निपटाए लो, ओके बाद 2 हफ्ता कोनो काम नहीं है, कुछ छोटो मोटा होगा तो हम देख लेंगे, और तुम 2 हफ्ता सिर्फ पिंकी और ओके होने वाले बच्चे का ख्याल रखोगे, समझे? गुड्डू ने सख्त स्वर में कहा। गुड्डू और गोलू को आज ऐसे बात करते हुए देखकर गुड्डू गोलू का दोस्त कम और उसका बड़ा भाई ज्यादा लग रहा था। गोलू चुपचाप सर झुकाकर गुड्डू की बात सुन रहा था। ये देखकर मंगल फूफा को अपने कहे शब्दों का अफसोस होने लगा जो उन्होंने गुड्डू को लेकर गोलू से कहे थे। मिश्रा जी का घर कानपुर। ये गुड्डू जी अभी तक आए क्यों नहीं? गोलू जी को फोन करने गए हैं या उन्हें लेने? शगुन ने कहा। भाभी, लगता है गुड्डू भैया सीधा गोलू भैया के घर ही पहुंच गए हैं, वेदी ने हंसते हुए कहा। दी, ये गुड्डू जीजू और गोलू जी साथ में कुछ ज्यादा वक्त नहीं बिताते? कभी कभी तो लगता है जैसे गुड्डू जीजू ने आपसे नहीं बल्कि गोलू जी से शादी की है। प्रीति ने कहा तो सब हंस पड़े और शगुन मुस्कुराती, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे की उलझन और परेशानी के जो भाव थे वो किसी ने नहीं देखे। कहीं गोलू जी ने फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी और इसलिए गुड्डू जी बिना किसी को बताए चले गए? ये गोलू जी भी ना, पता नहीं आजकल क्या हो गया है इन्हें, हर रोज ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और अपने आसपास वालों को भी करते हैं। अब मैं कैसे पता करूं कि क्या हुआ है? हे महादेव, बस गुड्डू जी और गोलू जी किसी मुसीबत में ना हो। शगुन ने मन ही मन खुद से कहा। दी, शगुन दी, प्रीति ने कहा तो शगुन की तंद्रा टूटी।
और उसने प्रीति की तरफ देखा। क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? प्रीति ने पूछा। कहीं नहीं, तुम सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ, शगुन ने उठते हुए कहा, ताकि कमरे से बाहर जाकर वह गुड्डू को फोन कर सके और पता लगा सके कि वह बिना बताए कहाँ चला गया। अरे भाभी, आप बैठिए, सुबह से तो आप काम कर रही हैं, सबके लिए चाय मैं ले आती हूँ, वेदी ने उठते हुए कहा। अरे नहीं वेदी, तुम बैठो, आज तुम्हारी सगाई हुई है और तुम ही काम करोगी, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ, वैसे भी सुबह से मैं बस आराम ही कर रही हूँ, शगुन ने कहा। तो अमन ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और वेदी की तरफ देखकर कहा, दी आप बैठिए और इन्हें चाय बनाने दीजिए, पता तो चले इन्हें अच्छी चाय बनानी आती भी है या नहीं। अमन की बात सुनकर शगुन, रोहन और प्रीति मुस्कुराने लगे और वेदी ने अमन को घूर कर कहा, अच्छा जी, चाय क्या, हम बहुत कुछ बना लेते हैं, हमारी भाभी ने हमें सब सिखाया है, क्यों भाभी? शगुन ने सुना तो वेदी का गाल छूकर कहा, हाँ, और वेदी से अच्छी चाय तो आज तक इस घर में मैं भी नहीं बना पाई, ना माँ जी। इस बात पर फिर वेदी के हाथ की चाय हो जाए, इस बार रोहन ने कहा, जिसका चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। हाँ क्यों नहीं, हम अभी गए और अभी आए, कहकर वेदी वहां से चली गई और कुछ देर बाद शगुन भी उसकी मदद करने उसके पीछे चली आई। कमरे में बस अमन, प्रीति और रोहन थे और तीनों शाम की ट्रेन लेकर चर्चा करने लगे, जो कि रात 12 बजे थी। शगुन ने किचन में आकर वेदी की मदद की, उसे चाय लेकर चलने को कहा। वेदी के जाने के बाद शगुन ने चाची और मिश्रान के लिए चाय ली और उन्हें देने उनके कमरे में चली आई। उन्हें चाय देकर शगुन हॉल में आई और अपने फोन से गुड्डू का नंबर डायल किया। गुड्डू का फोन बंद आ रहा था, ये जानकर शगुन को और चिंता होने लगी। वह वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो सहसा ही उसे याद आया कि लवली ऊपर अपने कमरे में है। साथ ही उसे लवली का प्रीति के साथ किया बर्ताव याद आया तो वह किचन में चली आई। उसने एक कप चाय ली और लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शगुन चाय लेकर ऊपर आई। लवली रिश्ते में उससे बड़ा था, लेकिन मिश्रा जी ने इस घर में किसी तरह का बंधन नहीं रखा था और फिर लवली की तो शुरू से शगुन से बोलचाल थी, इसलिए शगुन बेझिझक अपने कमरे के सामने आई, जिसका दरवाजा खुला था और अंदर लवली उदास सा बिस्तर पर बैठा था। शगुन ने दरवाजा खटखटाया और कहा, लवली भैया, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शगुन की आवाज से लवली की तंद्रा टूटी। वह उठा और कहा, हाँ हाँ आओ ना शगुन। शगुन अंदर आई और चाय लवली की तरफ बढ़ाकर कहा, नीचे सबके लिए चाय बनी थी तो सोचा आपके लिए भी ले आए, लीजिए। लवली ने चाय का कप लिया, लेकिन उदासी अभी भी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ये देखकर शगुन ने कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। शगुन की बात सुनकर लवली ने उसकी तरफ देखा और कहा, शगुन, हमें नहीं पता था तुम्हारी माँ नहीं है और अनजाने में हमने तुम्हारी बहन से गलत कह दिया। हमें उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हमें अपनी बात का बहुत अफसोस है और इसलिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शगुन ने सुना तो लवली की तरफ देखा और सहजता से कहा, लवली भैया, जैसे प्रीति आपके लिए अनजान है, वैसे ही आप भी उसके लिए अजनबी ही हैं। उसने आपको परेशान सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको गुड्डू जी समझ रही थी और आपने भी अनजाने में उसे वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। गलतियां दोनों की ही नहीं है, वो इसलिए आपसे क्योंकि दोनों का ठीक से परिचय नहीं हुआ। फिर आपको उसके बारे में और आपके बारे में उसको आपका स्वभाव कैसे पता होगा? आप माफ़ी मत मांगिए, प्रीति को मैंने समझा दिया है। शगुन की बात सुनकर लवली ने अपनी नजरें झुकाई और कहा, गुड्डू बहुत किस्मत वाला है शगुन, जिसके जीवन में अर्धांगिनी बनकर तुम आई। हमेशा उसके लिए ऐसे ही रहना, कभी उसका साथ मत छोड़ना। और रही प्रीति की बात, तो हमने गलती की है शगुन, बस हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उससे माफ़ी कैसे मांगे। शगुन ने सुना तो मुस्कुराई और कहा, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है लवली भैया, अगर आप उसे वो देंगे तो वो तुरंत अपना गुस्सा भूल जाएगी और आपको माफ़ भी कर देगी। ठीक है, फिर कल हम उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स ले आएंगे। कल? लेकिन मेरे घर वाले तो आज रात की ट्रेन से वापस बनारस जा रहे हैं, शगुन ने कहा। ओह, तो फिर एक काम करते हैं, हम उन्हें छोड़ने स्टेशन चले जाएंगे। गुड्डू को कल सुबह जल्दी निकलना है तो उसकी जगह हम चले जाएंगे, हमें वैसे भी कोई काम नहीं है, लवली ने कहा। ठीक है, आप चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी।
शगुन ने कहा और वहां से चली गई। शगुन से बात करके लवली के मन का बोझ कम हो गया। वह बिस्तर पर आ बैठा और अपनी चाय पीने लगा। सिटी हॉस्पिटल कानपुर। गुड्डू, गोलू और मंगल फूफा बेंच पर बैठे थे। कुछ देर पहले गोलू पिंकी को लेकर परेशान था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। गुड्डू भी खामोशी से बैठा था और मंगल फूफा बैठे बैठे बोर हो रहे थे। वैसे भी उन्हें एक जगह ज्यादा देर तक बैठने की आदत जो नहीं थी। मंगल फूफा उठे और घूमते हुए रिसेप्शन की तरफ चले आए, जहां एक भारी भरकम महिला नर्स बनकर अपनी फाइल बना रही थी। मंगल फूफा ने अपने सर पर बचे 4 बालों को जमाया और महिला नर्स के पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी। महिला नर्स ने ध्यान नहीं दिया और अपना काम करना जारी रखा। फूफा ने एक बार फिर कहा, एक्सक्यूज मी, हम आपसे बात कर रहे हैं। जी भैया, कहिए। महिला नर्स ने मंगल फूफा की तरफ देखकर कहा। मंगल फूफा ने जैसे नर्स के मुंह से भैया सुना, उनका मुंह बन गया और उन्होंने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, भैया, हम तुमको भैया नजर आते हैं? अरे अपनी आंखों से जो बड़ा बड़ा चश्मा हटाकर देखो, तुमसे 2 साल छोटे नजर आएंगे। भैया तो का वरमाला पहना दीजिए आपको। एक जानी पहचानी आवाज मंगल फूफा के कानों में पड़ी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि गुप्ता जी की थी, जो गुप्ताइन के साथ अस्पताल में आए थे। इनको भी अभी आना था, मंगल फूफा ने मुंह बनाते हुए मन ही मन खुद से कहा और फिर मासूम से शक्ल बनाकर गुप्ता जी की तरफ पलटे और बोले, अरे वरमाला कहाँ है? अभी आपने सुना ना, इन्होंने भैया कहा हमें। एक भाई का फर्ज। अपना जे भाई पुराण बाद में सुनाना हमको। जे बताओ गोलू कहाँ है? गुप्ता जी ने पूछा। गोलू वहां गुड्डू के साथ बेंच पर बैठा है, मंगल फूफा ने कहा। गुप्ता जी ने सुना तो हैरानी से गुप्ताइन को देखा और कहा, गुप्ताइन, तुम तो कह रही थी कि बहू की तबीयत खराब है, तो फिर गुलवा यहाँ गुड्डू के साथ क्या कर रहा है? अरे गुप्ता जी, तबीयत पिंकी की ही खराब थी और वो अंदर वार्ड में है। गुड्डू तो यहाँ मदद के लिए आया है, मंगल फूफा ने कहा। हाँ तो पूरी बात काहे नहीं बताते? चलो गुप्ताइन, कहकर गुप्ता जी आगे बढ़ गए और गुप्ताइन भी उनके पीछे चली गई। उनके जाने के बाद मंगल फूफा एक बार फिर अपने रंग में आए और अपने बालों को सेट करते हुए पलटकर कहा, एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसे ही मंगल फूफा की नजर सामने पड़ी, उनके चेहरे से खुशी और होंठों से हंसी गायब हो गई। नर्स की जगह वहां कुर्सी पर हट्टा कट्टा आदमी बैठा था और मंगल फूफा कोई घूर रहा था। मंगल फूफा ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप चले गए। तो दोस्तों, ये था मनमर्सियां भाग 35। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्सियां मेरे साथ। बाय बाय।